नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को लेकर फर्स्ट पेपर है दोस्तों। अर्थशास्त्र का फर्स्ट पेपर, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है दोस्तों। अति इंपोर्टेंट सवालों पर डिस्कशन करने वाले दोस्तों। 2023 का न्यू एडिशन है, जयनान विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित है दोस्तों। 2023 का एडिशन है तो क्या हुआ, अगर आपके पास में 2022 का एडिशन है और इकोनॉमिक्स की बुक है या फिर कोई भी ज्योग्राफी है या फिर राजनीतिक है, कोई भी है, तो 2022 का एडिशन है तो इतना फर्क होगा केवल कि उसमें 2022 के सवाल नहीं होंगे। अब 2023 का एडिशन है तो 2023 के सवाल नहीं होंगे, 2022 के सवाल होंगे लेकिन 2023 के नहीं होंगे। अगर आपके पास में 2022 का एडिशन है तो 2022 में जो सवाल पूछे गए वो नहीं होंगे, 2021 के होंगे। इसी प्रकार 2021 का एडिशन है तो 2021 के सवाल नहीं होंगे, 2020 के सवाल होंगे। यानी एक जो एडिशन है उसके सवाल नहीं होते। तो मेरे कहना का अर्थ यही है कि आपके पास में अगर 1-2 साल पुरानी अगर सीरीज है तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी अच्छी बात है दोस्तों। सवाल वहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। सीरीज सारी इंपॉर्टेंट होती है, केवल हमारा मन का भ्रम होता है कि सेंस होता है। सेंस केवल इतना होता है कि 2022 के सवाल होते हैं, उसके पीछे जैसे कि सवाल है ये 2022 में पूछा गया तो उसके पीछे 2022 लिख दिया जाता है। तो हमारे मन में क्या होता है कि ये पिछली बार पूछा गया, लेकिन वो सवाल हर से होता है सीरीज में, चाहे 2019 की हो, 20 की हो, 21 की हो, 22 की हो, 23 की हो दोस्तों, सीरीज सेम होती है। अगर बीए का सिलेबस चेंज हुआ है बीच में तो हो सकता है कि 2021 से लगाकर 2023 तक के जो भी सीरीज आपके पास में अगर आप उसमें से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और अच्छे वहीं से सवाल टपकते हैं दोस्तों। चलिए, वन वीक सीरीज है बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स को लेकर। चलिए आज की क्लास में अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। चलिए 12वें सवाल से स्टार्ट रहेगी आज की क्लास हमारी दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में अपना जो जिगरी है, अपना साथी है, अपना जो कॉलेज में साथ में पढ़ता है और बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसके साथ में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर कर जरूर कीजिएगा। और ताकि क्या है कि वो भी अपनी तैयारी को एक खुद की वन वीक सीरीज पढ़ रहा है तो साथ ही साथ एक ऑनलाइन पढ़ने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए पहला सवाल है कि नववणिकवाद क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। चलिए नववणिकवाद, यह आधुनिक युग की योजनाओं, आधुनिक युग की योजनाओं, विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित है दोस्तों। ये जो नववणिकवाद है वो आधुनिक युग यानी आज के जमाने का जो युग है, समय है, इस आज के जमाने के युग की योजना और विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित ये नववणिकवाद है। ठीक है, नववणिकवाद में उत्पादन, इस नववणिकवाद के द्वारा उत्पादन के 5 साधन है। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्थापक, साहसी माने जाते हैं। अगर नववणिकवाद में उत्पादन की प्राप्ति करनी है तो कौन कौन से साधन की जरूरत पड़ेगी? एक तो भूमि, श्रम यानी परिश्रम, पूंजी धन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों, व्यवस्थापक होना चाहिए करने वाला, और साहसी भी होना चाहिए, यानी साहस भी होना चाहिए उस कार्य करने का, तभी जाकर ये क्या नववणिकवाद में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, यह सोने चांदी को एकत्रित करने के बहुत पक्ष में नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा, यानी सोने चांदी को एकत्रित करना चाहिए, इसके पक्ष में ये नववणिकवाद नहीं है। आज राज्य को अधिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य देश में सामाजिक कल्याण की स्थापना करना, राज्य की अधिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये नववणिकवाद का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों 13वां सवाल है अति इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में दोस्तों। चलिए प्रकृतिवादी क्या है? प्रकृतिवादी दोस्तों सबसे थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, अगर आपने थोड़ा कुछ भी पढ़ा है तो आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। प्रकृतिवादी क्या है? यह प्रकृति का शासन अथवा नियम है दोस्तों। प्रकृति का शासन, प्रकृति की शासन क्या होता है? सरकार, प्रकृति की सरकार या प्रकृति का शासन अथवा नियम है, प्रकृति का शासन अथवा नियम है। यह उत्साही फ्रांसीसी समाज सुधारकों का एक ऐसा समुदाय, उत्साही फ्रांसीसी दोस्तों, फ्रांस देश है, उस फ्रांसीसी समाज है, फ्रांस देश के लोग है, उस समाज सुधारकों का एक ऐसा समुदाय, एक समुदाय का नाम है प्रकृतिवादी। ऐसा समुदाय जिसने अनेक विचारों की उस प्रणाली का जो वर्तमान अर्थशास्त्र विज्ञान की आधारशिला है सर्वप्रथम निर्माण किया था। इस कारण ये प्रकृतिवादियों को अर्थशास्त्र विज्ञान के संस्थापक होने का गौरव प्राप्त है दोस्तों। प्रकृतिवादी कौन होते हैं आज के जमाने में?
फ्रांसीसी जो समाज सुधारक है और उसका जो समूह है उसे उसे प्रकृतिवादी कहते हैं। और इस फ्रांसीसी समुदाय ने आर्थिक विचारों की उस प्रणाली का जो वर्तमान अर्थशास्त्र विज्ञान की आधारशिला है, आर्थिक विचारों का एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो कि आज के जो अर्थशास्त्र विज्ञान है उसकी आधारशिला है। सर्वप्रथम इसका निर्माण किया था किसका? आर्थिक विचारों का यानी वर्तमान अर्थशास्त्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांसीसी समुदाय यानी कि प्रकृतिवादियों के द्वारा किया गया। इस कारण प्रकृतिवादियों को अर्थशास्त्र विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसकी क्या नींव रखी थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवादी का जन्म क्यों हुआ? दोस्तों प्रकृतिवादी जो लोग हैं उसका जन्म क्यों हुआ? फ्रांसीसी देश के लोगों के बारे में। फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। दोस्तों फ्रांस देश की आर्थिक यानी धन दौलत की बात हुई, आर्थिक अर्थव्यवस्था, फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक यानी राजनीतिक लोगों की, और सामाजिक, समाज में और उस समाज की परिस्थिति के हिसाब से प्रकृतिवादी का जन्म हुआ। अधिक कर भार। दोस्तों शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा जो लोगों पर कर लगाया जाता था पहले जमाने में, अधिक कर भार होने के कारण भी इसका प्रकृतिवादी का जन्म हुआ। कृषि पर अत्यधिक बल, जैसे नए ढंग से खेती करने का तरीका, नए ढंग से खेती करो ऐसा आदेश जारी करते थे लोग, यानी राजा लोग है वो क्या करते थे, यानी नए तरीके से खेती करो और उसमें मेहनत भी ज्यादा पड़ती थी। इसलिए उस उल्टे बल के कारण किसान परेशान हो गए और प्रकृतिवादी समुदाय का जन्म हुआ। दोस्तों प्रकृतिवादी लोग बनने के बहुत कारण बने हैं यहाँ पर। जाने दो रोको मत नीति के नारे महत्वपूर्ण स्थान, जाने दो और रोको मत, आपने ये नारा सुना होगा और इस नारे के महत्वपूर्ण स्थान दिया था और इसी कारण प्रकृतिवादी का जन्म हुआ। पुरानी मान्यताओं का विरोध एवं विज्ञान का प्रभाव। पुरानी मान्यता, जो पुरानी मान्यता थी, रीति रिवाज से बने पुराने, उसका विरोध किया गया और विज्ञान का प्रभाव था। इस विज्ञान के प्रभाव के कारण क्या हुआ? प्रकृतिवादियों का जन्म हुआ फ्रांस देश में। ठीक है, चलिए अगली सवालों की ओर बढ़ते हैं। प्रकृतिवादियों की शुद्ध उपज अवधारणा को परिभाषित। प्रकृतिवादियों की शुद्ध उपज अवधारणा। दोस्तों 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में। प्रकृतिवादियों की जो शुद्ध उपज है वो कहाँ पर हुई और इसको परिभाषित करना है। राष्ट्र की समृद्धि कृषि की उन्नति पर निर्भर। दोस्तों राष्ट्र, हमारे देश, हमारे राष्ट्र की जो समृद्धि है, वो हमारे देश की समृद्धि है, जो नींव है वो कृषि पर उन्नति पर निर्भर। कृषि की जो उन्नति है उस पर ही हमारी जो समृद्धि है, हमारा जो गर्व है, हमारा जो गौरव है, वो एक क्या है? उन्नति पर निर्भर है। बेसी उपज कुल उत्पादन लागत के अतिरिक्त बेसी होती है एवं प्रकृति की उदारता परिणाम है। कृषि में शुद्ध बेसी उपज प्राप्त होने का एकमात्र कारण यह है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन कार्य में यद्यपि कृषि मनुष्य के साथ सहयोग करती है और उनसे कोई मूल भी नहीं लेती है। दोस्तों कृषि है वो मनुष्य के साथ में एक सहयोग तो देती है, साथ ही साथ उत्पादन देती है, लेकिन कोई प्रकार का, किसी प्रकार का मूल है वो नहीं लेती है। तो यही शुद्ध उपज जो क्या है, प्रकृतिवादियों की मानी जाती है। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्वेने की आर्थिक सारणी को दो मान्यताओं लिखी। दोस्तों क्वेने एक विद्वान था, क्वेने की आर्थिक सारणी, उसने एक आर्थिक अर्थव्यवस्था की सारणी दी, उसकी दो मान्यताएं क्या थी उसके बारे में लिखना है। समाज के कुल वार्षिक कृषि उत्पादन का 5 बिलियन फ्रैंक और कीमतों को स्थिर माना गया। दोस्तों मानव में, समाज में कुल आर्थिक कृषि उत्पादन का मूल्य, समाज में कुल वार्षिक कृषि है, एक समाज है, एक समुदाय, उस समुदाय के अंदर कुल, एक वार्षिक का अर्थ होता है 12 महीनों में एक वार्षिक कृषि, सॉरी दोस्तों कृषि यानी एक पूरी कृषि यानी कि 4 महीनों की कृषि होती है। फसल कितने 4 महीनों की होती है, तो एक वार्षिक कृषि उत्पादन यानी एक 4 महीनों के अंदर वार्षिक कृषि होती है, तो उसका उत्पादन मूल्य 5 बिलियन क्रैक है और कीमतों को स्थिर माना गया है। कीमतों को स्थिर माना गया है, यह भी एक क्वेने ने आर्थिक सारणी दी थी। और 5 बिलियन फ्रैंक मूल्य की राशि के कुल उत्पादनों के अतिरिक्त उत्पादन वर्ग के पास आरंभ में 2 बिलियन फ्रैंक राशि की मुद्रा राशि है और यह मुद्रा समाज में केवल विनियम
माध्यम का कार्य करती है। दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में ये सवाल कि प्रकृतिवाद और कणिकवाद में अंतर। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों 2023 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में दोस्तों, जरूरी नहीं कि 2023 की सीरीज 2024 में काम नहीं आएगी दोस्तों, सीरीज सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 2023 में 24 में 2024 के सवाल नहीं होंगे, यही फर्क रहेगा, बाकी ओवरऑल सवाल सेम होंगे। प्रकृतिवादी एवं वणिकवादी में अंतर क्या है वो लिखना है। प्रकृतिवादी क्या होते हैं और वणिकवादी क्या होते हैं। प्रकृतिवादियों ने अनुकूल व्यापार शेष के सिद्धांत की अवहेलना की थी। प्रकृतिवादी जो लोग हैं उन्होंने अनुकूल व्यापार शेष के सिद्धांत की अवहेलना की थी, जबकि वणिकवाद अनुकूल व्यापार शेष के सिद्धांत और मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के समर्थक है। दोस्तों ये प्रकृतिवादी है वो व्यापार शेष के तो क्या थे, आलोचक थे, लेकिन जो वणिकवादी थे वो व्यापार शेष के अनुयायी थे, यानी परिणाम को समर्थन करते थे, इसका समर्थन करते थे। ठीक है, अगला है प्रकृति प्रकृति विधान के समर्थक थे। कैसे? प्रकृति विधान के समर्थक थे प्रकृतिवादी, जबकि वणिकवादी विचारधारा में राजकीय हस्तक्षेप को शक्तिशाली राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक रूप से विचारा जाता था। यानी कि जो वणिकवादी विचारधारा है इसमें राजकीय हस्तक्षेप है, जो सरकार के हस्तक्षेप है राजकीय को शक्तिशाली राज्य की स्थापना के लिए एक सरकार को राजकीय हस्तक्षेप को शक्तिशाली बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक विचारधारा के रूप में यह वणिकवादी विचारधारा को लिया जाता था। ठीक है, चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों को लिखिए। एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों को लिखना है। श्रम विभाजन। एडम स्मिथ कोई विद्वान होगा तो उसके आर्थिक विचार क्या है? श्रम विभाजन, प्रकृतिवाद और आशावाद, आर्थिक स्वाधीनता, सरकारी हस्तक्षेप, अधिकार एवं वणिकवाद, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संरक्षण, मुद्रा, मूल्य निर्धारण सिद्धांत, कराधान एवं कर के सिद्धांत। दोस्तों एक बार पुनः एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों को लिखिए। श्रम विभाजन, प्रकृतिवाद एवं आशावाद, आर्थिक स्वाधीनता एवं सरकारी हस्तक्षेप, एकाधिकार एवं वणिकवाद, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरक्षण, मुद्रा, मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, कराधान एवं कर के सिद्धांत। दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवाद क्या है और इससे आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवाद दोस्तों आपको पिछले सवाल में भी बता दिया है कि एडम स्मिथ ने कहा था कि आर्थिक संस्थाओं का जन्म और विकास स्वतः स्वयं हुआ है। कैसा? आर्थिक जो विचारधारा है और संस्था है उसका जन्म स्वयं अपने आप हुआ है। इन संस्थाओं की स्वतः स्वयं उत्पत्ति की बात को समझने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में ये उदाहरण दिए। श्रम विभाजन, मुद्रा, पूंजी मांग एवं पूर्ति, जनसंख्या और मुद्रा की मांग की पूर्ति आदि ये प्रकृतिवाद के सिद्ध करने के लिए ये अपनी पुस्तक में उदाहरण दिए। दोस्तों एक बार पुनः इसको पढ़ लेते हैं। अति इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी। दोस्तों इस पर एक बड़ा सवाल भी बन सकता है कि प्रकृतिवाद क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो आपको बहुत ही लंबे पेजों के साथ में इसको लिखना पड़ता है, तो इसको पहले तो शॉर्टकट में समझ लेते, फिर अब हम निबंधात्मक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे तब आपको एक विस्तृत व्याख्या सहित बताएंगे इसको कि प्रकृतिवादी क्या होते हैं। एडम स्मिथ नामक जो विद्वान था उसने बताया था कि आर्थिक संस्थाओं का जो जन्म है और विकास है वो स्वतः स्वयं हुआ है। इस संस्थाओं की स्वतः स्वयं उत्पत्ति की बात को समझाने के लिए इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में ये उदाहरण दिए थे। श्रम विभाजन, मुद्रा, पूंजी मांग पूर्ति, जनसंख्या, मुद्रा मांग पूर्ति, ये सभी अपने पुस्तक में लिखा था कि हम प्रकृतिवादी है, हम
अपने आप विकसित हुए हैं, ये इसके माध्यम से दर्शाया था। ठीक है, सिद्ध किया था। ठीक है, अगली बात को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के समाज के प्रति क्या अनिवार्यता है। एडम स्मिथ के अनुसार, विद्वान के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के समाज के प्रति, राज्य है वो अब राज्य है, कोई भी राज्य है, जैसे कि हमारा राज्य राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान है वो समाज के प्रति, राजस्थान के अंदर रहने वाले लोगों का समूह है, वो समाज है। तो राजस्थान सरकार है वो समाज के प्रति क्या अनिवार्य है। एडम स्मिथ के अनुसार, दोस्तों राजस्थान का तो मैंने केवल उदाहरण लिया है, लेकिन अपन प्रश्नों को समझ रहे, पहले प्रश्नों को समझना आवश्यक है, बाद में उत्तर की ओर आगे बढ़ते। एडम स्मिथ ने राज्य के शासन के प्रति क्या अनिवार्य है ये लिखना है, क्या अनिवार्यता है वो लिखना है कि क्या क्या अनिवार्यता है राज्य का शासन के प्रति, समाज के प्रति। समाज को अन्य स्वाधीन राज्यों के आक्रमणों की सुरक्षा करना। दोस्तों समाज है उसको अन्य जो स्वाधीन राज्य है, स्वाधीन अपने खुद पर निर्भर अन्य राज्य है, तो उसको उसके जो अपने पर आक्रमण होते हैं तो उससे सुरक्षा करना, ये भी राज्य सरकार का काम है कि हमें समाज में रहने वाले लोगों की रक्षा करनी है। ठीक है, बाहर से कोई भी आक्रमण होगा वो तो वो लड़ेंगे। ठीक है, समाज के प्रत्येक सदस्य को समाज के अन्य सदस्य अथवा सदस्यों के शोषण एवं अन्याय के यथासंभव संरक्षण प्रदान करना। दोस्तों समाज के प्रत्येक व्यक्ति सदस्य जो समाज के अन्य सदस्य अथवा सदस्यों के शोषण एवं अन्याय के यथासंभव संरक्षण प्रदान करना। दोस्तों राज्य के अंदर समाज और समाज में समूह और समूह में लोगों का समूह होता है, तो लोगों में जो क्या समाज के सदस्य और सदस्यों का शोषण हो रहा है, अगर उस समाज के अंदर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है, या फिर उसको यथासंभव संरक्षण प्रदान करना, उसको घर नहीं मिल रहा है, उसको मकान नहीं मिल रहा, तो उसको संरक्षण देना है, जमीन देनी है, मकान देना है, तो उसको प्रदान करना, यही राज्य सरकार का काम होता है। ठीक है, सार्वजनिक उपयोगी परियोजनाओं का निर्माण करना। सार्वजनिक उपयोगी परियोजना, दोस्तों सभी के लिए जो उपयोगी होती है, सार्वजनिक होती है, वो परियोजना होती है, उसका निर्माण करना। कुछ सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना, कुछ सार्वजनिक यानी सभी के लिए, सार्वजनिक का अर्थ होता है सभी के लिए जो संस्था है उसकी स्थापना करना, यह भी राज्य सरकार का काम होता है। यानी सरकार का समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व होता है उसके बारे में एडम स्मिथ के अनुसार लिखना है। क्या क्या लिखा है एडम स्मिथ ने, क्या क्या बताया, हमने पढ़ लिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वैसे आप रिवाइज कर सकते हो, नो टेंशन, आपको एकदम परफेक्ट दिमाग में सब जाएगा। दोस्तों चलिए, एडम स्मिथ के श्रम विभाजन संबंधी विचार की, एडम स्मिथ का जो श्रम विभाजन संबंधी विचार है उस पर विचार करना है। एडम स्मिथ के जो श्रम विभाजन किस प्रकार 2016 के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि श्रम विभाजन आर्थिक विकास का एक अनिवार्य, तो दोस्तों श्रम विभाजन है वो आर्थिक विचारों का एक अनिवार्य तत्व है। यह राष्ट्रीय होता है, यह क्या होता है, राष्ट्रीय होता है, जो राष्ट्र को उपयोग करने की समस्त आवश्यक वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करता है। जो किसी राष्ट्र को किसी देश को उपयोग करने की समस्त आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता कौन? श्रम विभाजन एक ऐसा अनिवार्य तत्व है जो राष्ट्र के उपयोग करने के समस्त आवश्यक वस्तुओं एवं उसको सेवाओं प्रदान करने का कार्य करता है। श्रम विभाजन से विशिष्टीकरण, दोस्तों श्रम विभाजन होगा तो विशिष्टीकरण, सस्ता उत्पादन होगा और मितव्ययता। दोस्तों मितव्ययता, मित्रता के साथ में किसी वस्तु की व्ययता होगी, समझने के लिए उत्पादन में वृद्धि होगी, श्रमिकों की उत्पादन क्षमता एवं योजना में वृद्धि, समय की बचत और आविष्कारों को प्रोत्साहन आदि लाभ होते। दोस्तों एडम स्मिथ नामक एक विद्वान था, इस विद्वान ने श्रम विभाजन से संबंधित, अगर हमारे देश में श्रम विभाजन होगा तो किस प्रकार के श्रम विभाजन का अर्थ हम अपने शब्दों में मान सकते हैं कि श्रम विभाजन जैसे अलग अलग कार्यों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाना, तो यही श्रम विभाजन हो गया। अब एक कार्य है उसको सभी लोग करने लगेंगे तो पिछले बाकी जो कार्य उसको कौन करेगा? तो इस प्रकार श्रम का विभाजन यानी जो मेहनत है, जो श्रम है, परिश्रम है, उसको अलग अलग भागों में बांट लिया, तो उसके क्या क्या फायदे हमने समझने के लिए इसको उदाहरण के माध्यम से माना है कि श्रम विभाजन इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो 2016 में सवाल पूछा गया है कि श्रम विभाजन आर्थिक विकास, जो हमारा आर्थिक व्यवस्था है, धन दौलत की व्यवस्था है, उसका विकास करने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। यह राष्ट्रीय होता है। दोस्तों
श्रम विभाजन एक राष्ट्र के तौर पर होता है जो राष्ट्र को उपयोग करने की समस्त आवश्यक वस्तु, राष्ट्र को, एक हमारे देश को उपयोग करने के लिए आवश्यक वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करता है। श्रम विभाजन से विशिष्टीकरण, अगर श्रम विभाजन होगा देश में तो विशिष्टीकरण होगा, और विशिष्टीकरण होगा तो सस्ता उत्पादन होगा, सस्ता उत्पादन होगा तो मितव्ययता, उत्पादन में वृद्धि होगी, और श्रमिकों को उत्पादन क्षमता एवं योग्यता में वृद्धि होगी। उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और उसकी योग्यता में वृद्धि होगी तो समय की बचत होगी दोस्तों। अब उत्पादन ज्यादा होगा तो समय की बचत होगी, और समय की बचत होगी, आविष्कारों को प्रोत्साहन भी होगा। ये सारे के सारे लाभ श्रम विभाजन से मिलते हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि डेविड रिकॉर्डो को की कोई 4 पुस्तिका एवं पुस्तकों के नाम लिखिए। डेविड रिकॉर्डो की 4 पुस्तकों के नाम लिखने हैं डेविड रिकॉर्ड के। ये 4 पुस्तिकाओं के नाम है डेविड रिकॉर्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। डेविड रिकॉर्डो की जो 4 पुस्तकें वो कौन कौन सी है? पहली पुस्तक है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरी पुस्तक है प्लान फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक। तीसरी पुस्तक है द इन्फ्लुएंस ऑफ ए लो प्रिंस ऑफ कॉर्न ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ स्टॉक। चौथी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी। ये 4 पुस्तकें डेविड रिकॉर्ड के द्वारा लिखी गई है, और उसके नाम भी आपको 2015 में सवाल पूछा गया था दोस्तों। पुस्तकों के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि रिकॉर्डों के अनुसार लगान क्या है दोस्तों। हमने रिकॉर्डों की पुस्तकों के बारे में डिस्कशन किया, तो रिकॉर्डों ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा, यानी रिकॉर्डों ने अपने विचार तो लिखे होंगे, तो रिकॉर्डों ने लगान क्या है इस पर क्या लिखा। लगान भूमि की उपज का वह भाग है। लगान, अब किसी भूमि में कितना उत्पादन हो रहा है तो उस पर लगान भी लगता है सरकार के द्वारा। तो लगान है वो भूमि का, वह भूमि में जो उपज होता है तो उपज का वह भाग होता है जो भूस्वामी को कृषक द्वारा भूमि की मूल एवं आनाशवान शक्तियों का उपयोग करने के कारण दिया जाता है। दोस्तों जो भूमि की आनाशवान शक्तियों का उपयोग करने के कारण एक कर दिया जाता है, एक लगान दिया जाता है उपज में से, तो वही रिकॉर्डों के अनुसार लगान होता है। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय बेसी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा एक बेसी लगाई जाती है। बेसी है जो अंत सीमांत अथवा अधिक उर्वर भूमि के स्वामी को कम उर्वर सीमांत अथवा लगान रहित भूमि के उत्पादन की तुलना प्राप्त है वो होती है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिकॉर्डों का मजदूरी निर्धारण सिद्धांत क्या है? रिकॉर्डो विद्वान का मजदूरी पर आधारित सिद्धांत। अब मजदूरी क्या है और इस मजदूरी पर जो निर्धारित सिद्धांत है वो रिकॉर्डो ने किस प्रकार दिया। 2016 के एग्जाम पर में ये सवाल पूछा गया कि रिकॉर्डो ने मजदूरी के बारे में क्या सिद्धांत दिया। रिकॉर्डो का मजदूरी निर्धारण सिद्धांत जीवन निर्वाह करने का सिद्धांत। दोस्तों जो रिकॉर्डो ने मजदूरी निर्धारण करने का जो सिद्धांत दिया तो वो जीवन का निर्वाह करने के लिए एक सिद्धांत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरी उत्पादन का वह भाग है। मजदूरी एक उत्पादन का वह भाग है जो श्रमिकों को प्राप्त होता है, इसलिए श्रमिकों के जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए। श्रमिकों के जीवन निर्वाह करने के लिए जितने पैसों की आवश्यकता होती है उतने ही पैसे उस मजदूर को मिले। तो डेविडो ने भी यहाँ पर बता दिया कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह करने के बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह तर्क दिया कि इन्होंने यह भी तर्क दिया कि जीवन निर्वाह व्यय श्रम के पुनरुत्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक मूल्य है। दोस्तों जो जीवन निर्वाह करने के लिए जो व्यय श्रम होता है, एक व्यय यानी कार्य का जो मेहनत होती है कार्य करने की, वो पुनरुत्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक मूल्य होता है। दोस्तों मजदूरी करते हैं तो वो एक निश्चित मात्रा में एक श्रम का जो न्यूनतम मूल्य होता है, जैसे किसी मजदूर को कितने एक फिक्स राशि में कि आपको इतने दिए जाएंगे और इतने कार्य करता है ऐसा है, तो वो एक फिक्स मूल्य के अनुसार वो आता है और अपने जीविका को निभाता है और उसी के अनुसार उसको मजदूरी मिलती है, जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम की पूर्ति
स्थिर बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम की पूर्ति हो स्थिर बनी रहती है, यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी श्रम की जो स्थिति है वो चलती रहती है, स्थिर बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अगली क्लास का वीडियो अगली क्लास में रहेगा। अगर हमने इस पर भी डिस्कशन कर लिया आगे वाले सवाल पर, 2 क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं, आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाता है। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।